नमस्कार दोस्तों, साथियों एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 17, 18, 19, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना बाकी है। और जिनका भी पेपर इन दिनों में है, आज उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 70 जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे और ये जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं ये अब तक हुए एसएससी सीजीएल के पेपर के अकॉर्डिंग आपको करवाएंगे, यानी 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है उसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के लिए आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है क्योंकि साथियों ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अभी आपका पेपर जिनका बाकी है उनके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी, बहुत ही कम समय में आप पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं हमेशा सुपर फास्ट क्लासेस आपको करवाता हूँ। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो गुरु शिखर चोटी है ये किस राज्य में है, तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। साथियों गुरु शिखर चोटी की बात करें तो ये आरावली पर्वतमाला जो है ना, जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है आरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। ठीक है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो साथियों देखिए, रूस की सहायता से स्थापित होने वाला लौह इस्पात संयंत्र है इनमें से सभी, जैसे कि बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, ये सभी। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होती है, याद रखिएगा मानसरोवर झील से। आगे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे ये कहाँ से कहाँ तक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। देखिए चंबल नदी की बात करें तो ये किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने। तो देखिए पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था, याद रखिए सेन वंश ने। पाल वंश के बाद सेन वंश आया था ना। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। तो भाई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। तो भाई याद रखिए करेक्ट है 1905 का बंगाल विभाजन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने। तो देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, याद रखिए राइट है आलवार, नायनार, संतों ने। नेक्स्ट है किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो भाई किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, याद रखिए टीपू सुल्तान ने। आगे देखिए, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था। तो देखिए भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था, याद रखिए 1913 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इनमें से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो देखो करेक्ट है वरुण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो भाई इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राइट है ऑप्शन नंबर डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी है। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, याद रखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से, तो याद रखिए गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। अगला न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। अब देखिए चोल राज की स्थापना 846 ईस्वी में हुई थी, विजयालय ने चोल राज की स्थापना की थी। लेकिन
चोल राज, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चोल राज के जो संस्थापक थे विजयालय, ये पहले किसके सामंत थे? तो याद रखना करेक्ट है पल्लव वंश के। ऑप्शन नंबर ए पल्लवों के। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो याद रखिए राइट है महापद नंद को। अगला है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? देखिए स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? राइट है गुजरात अभियान को। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा बिहार। आगे देखो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? याद रखिए सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो कपिल वस्तु में की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट है वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो भाई 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर, इनका लोकप्रिय नाम था पेरियार, महान आत्मा। नेक्स्ट है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया? याद रखिए करेक्ट है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने सुल्तान काल में या सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो देखिए राइट है इब्न बतूता ने। अगला है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? साथियों देखिए अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। अगला है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? याद रखिए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है वास्तुकला। याद रखिएगा जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो देखिए जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो राइट है औरंगजेब के शासनकाल में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? तो साथियों अल हिलाल एवं अल बलग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस जनरल के संपादक कौन थे? तो करेक्ट है अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह शासक कौन थे जिन्होंने अवंती को जीतकर मगध में शामिल कर दिया था? राइट है शिशुनाग ने। आगे देखिए किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो भाई इसको कहा था आरसी मजूमदार ने। अगला है सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो राइट है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये सभी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। याद रखना केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो केंद्र सरकार का जो व्यय होता है उसको नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग में होती है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। याद रखना। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद। याद रखना अनुच्छेद 76। अगला है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो करेक्ट है मूल रूप से 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो साथियों याद रखना करेक्ट है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है।
देखिएगा यहाँ आपका एक सेकंड साथियों, ध्यान से याद रखना, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक होगा। इन्होंने स्वराज, देखिए स्वराज विधेयक के जरिए जो है यह मांग उठाई थी, आपको याद रखना है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राइट है भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अगला है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? याद रखना, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो साथियों किस पर? उपयुक्त सभी पर, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973-74 में हुई थी, याद रखना। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 2%। आगे देखिए यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह किस प्रकार का व्यापार होगा? तो याद रखिए प्रादेशिक व्यापार। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों राइट है दूसरा स्थान है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो राइट है वर्तमान में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो भाई भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कौन सी है? याद रखिएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 50 है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह कौन सी वर्ष थी? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये 1948 में घोषित की गई थी, 1948 में। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट है साथियों सिलेंट्रेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पुष्पों का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। देखिए एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का, झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी में, मृदा का पेडोलॉजी में और फलों का पोमोलॉजी में। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो पुनर्योजन हेतु सक्षम होती है क्या कहलाती है? तो राइट है साथियों रिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो राइट है लोहा की। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो राइट है साथियों यजुर्वेद से, याद रखना ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? याद रखिएगा अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिए करेक्ट है कालीकट। आगे देखिएगा वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भाई 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, याद रखिएगा। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फ़ोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा भारतीय एयरटेल। भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो देखिए करेक्ट है 10%। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो राइट है 1977 ईस्वी में। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यय निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो करेक्ट आएगा साथियों 74%। अगला है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाई देखिए राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों करेक्ट है 1939 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए, याद रखिएगा नागार्जुन। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो राइट है जय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? देखिए करेक्ट है 10वें मंडल में। आगे देखिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? याद रखिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये किस पर केंद्रित था? तो साथियों दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में क्या है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
और ये जो आपातकाल संबंधी विधेयक है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और देखिए ये जो साथियों संविधान में संशोधन का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 20 में है, ये भी याद रखना। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को एक लाइक करना, आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।